आ जाइए भाई सभी लोग, आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है आपसे कि हम आपको फ्री कोर्स कराएंगे YouTube पर, और हम कराते भी जा रहे हैं। तो बेटा अभी हम कभी कभी बीच में, जैसे हमने 2 दिन अभी हम बात करें तो हमने सिनोनिम्स ले लिए थे, और आपके अभी कल की बात करें तो हमने स्पॉटिंग दी एरर्स हमने भी सॉल्व किए थे। तो एक्चुअली क्या है कि एनडीए के पेपर को देखते हुए हमने कुछ एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है, उनके लिए हमने स्पॉटिंग दी एरर्स रखे थे। हालांकि हमारा कोर्स रेगुलर चलेगा। हमने एक ट्रेनिंग्स बनाई थी कि 3 दिन हम कोर्स रखें और 3 दिन हम आपको प्रैक्टिस के लिए सेशन तैयार करें। लेकिन कई बार बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि हम करें तो करें क्या, इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को देखना है। सर तो 3 दिन क्या कुछ करा रहे हैं, 3 दिन कुछ करा रहे हैं। तो अभी क्या हम केवल 2 दिन ही देखा करेंगे। आज हम फिर कोर्स पर चल रहे हैं, 2 दिन हम प्रैक्टिस के लिए ले लिया करेंगे, ठीक है ना, मंडे और ट्यूसडे। बाकी के दिन हम पढ़ाई किया करेंगे, कोर्स को आगे लेके चलेंगे। तो जिस तरीके से हम कोर्स को आगे लेके चल रहे थे, आइए चलते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम अगर बात करें तो चल रहा था क्या, हम कंपैरिजन देख रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारी क्या चल रही थी, कंपैरिजन चल रही थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो टेंसेज होते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंसेज होते हैं, इनको लेकर के एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती हैं। किस तरीके से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके पूछता है। तो हमने इनकी बारीकी भी समझी थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो हैबिट बताता है, रूटीन एक्शन बताता है, ठीक है। ये इसके अलावा यूनिवर्सल जो फैक्ट्स होते हैं उनको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम रखते हैं। इसके अलावा हमने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में भी बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होते हैं ये क्या है, ये लाइव एक्शन को बताता है, कोई भी एक्शन जो कि हमारे बोलने के वक्त, ठीक है, स्पीकिंग के टाइम पर हो रहा होता है, या कई बार पैरेलल एक्शन हो रहा होता है, अभी बोलने के समय पर भी हो रहा है, उसके बैकग्राउंड में भी कोई एक्शन चल रहा है। उसके एग्जाम्पल्स भी हमने आपको बखूबी बहुत अच्छे से बताए थे बेटा। आगे हम बात कर लेते हैं। अगर हम आगे बात करें तो हमने कुछ एक क्रियाएं बताई थी। वी हैव सम वर्ब्स, हमारे पास कुछ क्रियाएं होती हैं, ठीक है, डेट आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूस टेंस, जो जिनका हम यूज किस में नहीं करते, कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करते, ठीक है। अच्छा, उन क्रियाओं की हमने कुछ कैटेगरी भी बताई थी। हमने कहा था, हम रिपीट कर लेते हैं, सम ऑफ द verbs are not used in continuous tense। क्रिया होती हैं जिनका हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते। जैसा कि हमने पढ़ा था, अगर हम बात करें तो हमने बताया था सेंस से रिलेटेड हमने क्रियाएं पढ़ी थी। जैसे हमने कहा टच हो गया, टच के अलावा हमने स्मेल, टेस्ट, सी एटसेट्रा, इस तरीके की क्रियाएं हमने देखी थी। तो ये क्या होती है, हमारी सेंस से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो दीज आर नॉट यूज इन कॉन्टिन्यूस टेंस, ओके। एंड आगे हम बात करते हैं, दूसरा हमने कहा था फीलिंग से रिलेटेड हमारी क्रियाएं होती हैं, उनका भी हम यूज किस में नहीं करते, कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करते। फीलिंग में जैसे हमने कहा लव है, लाइक है, ठीक, लव, लाइक, हेट, ये हमारी फीलिंग से रिलेटेड होती हैं। फियर, फील एटसेट्रा। तो इन क्रियाओं का भी हम यूज किस में नहीं करते, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं करते, ठीक। तीसरा हमने एक कैटेगरी और बताई थी, सेंस हो गई, फीलिंग होगी, पजेशन की। किसकी बताई थी, पजेशन की। अगर हम पजेशन की बात करें तो इसमें क्रिया अपने आप में एक पजेस ही आ जाती है, ठीक है। बिलोंग है, बिलोंग के आगे बाद में हम बात करें तो हैव है अपने आप में, ऑन है। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं कि हम इनका यूज भी किस में नहीं करते, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं करते, ठीक। आगे हम बात करें, फोर्थ एक कैटेगरी और होती है सेंस, फीलिंग, पजेशन। इसके अलावा हम एक कैटेगरी और लेके चलें, अपीयरेंस जो शो करती है। क्या शो करती है, अपीयरेंस। तो अपीयरेंस से रिलेटेड जैसे हमने कहा
लुक है, ठीक, सीम है और अपने आप में एक अपीयर है। ये कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं एटसेट्रा कि इनका जो हम यूज किस में नहीं करते, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं करते। इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने दिए थे। कुछ क्रियाएं और होती हैं, ठीक है, इनके अलावा जो स्टेट बताती हैं, दैट हम इनको स्टेटिव वर्ब्स भी बोलते हैं, जिनका हम यूज कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं करते, ठीक है। जैसे हमने लिखने की यहाँ कोशिश की, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, एक थिंक से रिलेटेड भी मैं आपको बता देता हूँ, एक कैटेगरी और मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पर मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होती है। क्या होती है? मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होती है। इनका भी है, जैसे हमने इनका भी यूज हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं करते। जैसे मैंने लिखा थिंक, भाई सोचेंगे तो दिमाग लगेगा, कैलकुलेट हो गया, थिंक हो गया, कैलकुलेट हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, अंडरस्टैंड एटसेट्रा। तो इन सारी क्रियाएं जो हमने देख रखी हैं, इन सब का यूज हम किस में नहीं करते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं करते। अब हम क्या करेंगे इनके साथ, तो ध्यान से सुनो। सुनना क्या है कि अगर ये क्रिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज की जा रही हैं, तो आपको इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। क्या यूज करना है? इंडेफिनिट टेंस। अगर इनको एग्जाम में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करके दे रहा है, तो आपको इंडेफिनिट टेंस में इनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। या समझ लेना एरर बन जाएगा और आपको टेंस यूज करना है इंडेफिनिट। अगर इन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रख रहा है, तो अब आप अगर ये दे रखी हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो आपको एग्जाम में क्या काम करना है, आपको एग्जाम में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इनको यूज करना है। लाइक दिस, अगर इनका यूज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में किया जा रहा है, ठीक है, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इनको रखना है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किया जा रहा है, तो पास्ट परफेक्ट में रखना है। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए, अब इन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे, ठीक है, और मैं इनके एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं, समझ लेते हैं, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल्स इनके, आप इनको पॉज करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बार इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है, आप इनको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम आई एम अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सेंटेंस मैंने लिखा। एक सेंटेंस और मैंने लिखा, आगे भी एक सेंटेंस और लिखता हूं, तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। आई एम फिर एक सेंटेंस और लिखते हैं, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, ये मैंने क्रियाएं लिखी हैं, तो देखो समझो। अब इन क्रियाओं में जैसे मैं मैंने कहा था अंडरस्टैंडिंग। अब देखो समझो, अंडरस्टैंडिंग की, अगर इसकी मैं अंडरस्टैंडिंग की बात करूं, तो ये क्या है, ये क्रिया किस में आ रही है, मैंने कहा था अंडरस्टैंडिंग क्रिया ऐसी होती है कि इसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते। अब एम के साथ में हम V1 प्लस आईएनजी का यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनना है, तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बना करके सही करेंगे हम। तो ये हो जाएगा आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, हो गया सही। आगे हम बात करें, दिस फ्लैट इज बिलोंगिंग टू सोहन्स फ्रेंड। अब देखो मैंने कहा कि ये जो फ्लैट है सोहन के दोस्त का है। अब हमें पता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बन रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, तो इज बिलोंगिंग को हटा करके आपको क्या काम करना पड़ेगा,
आपको क्या काम करना पड़ेगा कि इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होगा, राइट। किस में बनाना होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मुझे लिखना पड़ेगा दिस फ्लैट बिलोंग्स, ठीक है, टू सोहन्स फ्रेंड। नेक्स्ट है आई एम सीइंग यू, तो आई एम सीइंग यू की जगह पे आपको करना पड़ेगा आई सी यू, ठीक है। दे आर रिस्पेक्टिंग हर, आर रिस्पेक्टिंग को हटा करके आपको करना पड़ेगा दे रिस्पेक्ट हर। आई होप ये आपकी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कई बार इस तरीके के सेंटेंस पूछ लेता है, जैसे मैंने लिखा ही इज ओनिंग अ बिग हाउस, अ बिग हाउस, ही इज ओनिंग। अब ओन जो क्रिया होती है पजेशन को शो करती है दोस्तों, किसको शो करती है? पजेशन को शो करती है। अगर ये पजेशन को शो करती है तो ओनिंग हटा करके आपको क्या करना पड़ेगा? ओन्स करना होगा। क्लियर? ये ओन जो होती है एक क्रिया होती है, याद रखना, वर्ब, ठीक है। और ओन जो होता है ये एडजेक्टिव भी होता है जब किसी नाउन से पहले आता है, तो इस बात को याद रखेंगे। चलिए बहुत अच्छे, आपके समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और भी समझते हैं। कुछ क्रियाएं और होती हैं इनमें, उनको हम जल्दी से देख लेते हैं। हालांकि शायद मैं आपको ये पॉइंट बता चुका हूँ पहले, क्यों ना हम आगे बढ़ें कुछ और उससे समझें जो हमने नहीं सीखा। चलिए मैं हटा देता हूँ और अभी हम बात करते हैं एक दो ऐसी क्रिया की जो कि गजब तरीके से अपना रोल प्ले करती है। जैसे हम बात करें, एक क्रिया है हमारे पास में हैव। मैंने आपको पढ़ाई थी हैव की फॉर्म, किसकी फॉर्म बताई थी? हैव की फॉर्म। हैव की फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि हैज, हैव और बेटा हैज, हैव और हैड। तो स्टूडेंट मैंने आपको हैज, हैव, हैड के बारे में बताया था, तो समझो हैज, हैव, हैड जो होती हैं ये हैव की फॉर्म होती हैं, और ये हैज, हैव, हैड जो होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, ठीक है मेरे भाई। ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं तो याद रखना इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके बाद आती है, एट एनी कॉस्ट आएगी, क्योंकि परफेक्ट टेंस बनाता है, परफेक्ट टेंस V3 जरूर लेता है। अगर हम इसका यूज, हैव का यूज मेन वर्ब की तरह करें, किसकी तरह करें? हैव का यूज हम मेन वर्ब की तरह करें, मेन वर्ब किसकी तरह करें? मेन वर्ब की तरह करें, तो मेरे दोस्तों ये क्या बता के चलती है? पजेशन बता के चलती है। क्या बता के चलती है? पजेशन बता के चलती है। वही मैंने अभी आपको लिखवाया था। तो ऐसी कंडीशन में जब ये पजेशन बताती है तभी हम इसमें ING का हम यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते? ING का हम तभी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इनमें ING नहीं जोड़ते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें ING जोड़ लेते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अब जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी इज हैविंग अ न्यू कार। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, बड़ा प्यारा लग रहा होगा आपको, सी इज हैविंग अ न्यू कार। ये बेटा सेंटेंस एक्चुअली क्या है, ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? मैंने लिखा सी इज हैविंग, सबसे पहली बात हैव। अब देखो ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में नहीं बनाना, हमें इंडेफिनिट बनाना है, और हमें करना पड़ेगा सी हैज अ न्यू कार। अब इस हैज की बात करें तो ये हैज जो है ना मेरी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हैज मेरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हैज क्या है? मेरी मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ये मेन वर्ब है। समझ रहे हैं आप? तो ये मेन वर्ब का काम कर रही है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो समझो सेंटेंस क्या होता, सी हैज फिनिश्ड, ठीक है, हर वॉक। सी हैज फिनिश्ड हर वॉक। अब देखो समझो, अब यहाँ पर जो मैंने हैज यूज किया है, ठीक है, सी हैज फिनिश्ड, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, और फिनिश्ड मेरी क्या है? यहाँ पर मेन वर्ब है। क्लियर? तो हैज, हैव, हैड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। जल्दी से आप इनको समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आइए कुछ और इससे संबंधित हम नया सीखते हैं। इससे संबंधित कुछ और भी हम नया सीखते हैं। चलो आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखो हैव, अब मैं यहाँ से हटाता हूँ इसे। ये जो हैव की फॉर्म है, ठीक, हैज, हैव, हैड,
अब इस केवल में हैव पर आ जाता हूँ, इसकी बेस फॉर्म हैव पर। इस हैव की देखो, ये जो हैव जो होती है, ऐसे समझना, ये जो हैव जो होती है, जब ये हैव रिलेशन बताती है, जब ये हैव पोजीशन बताती है, और जब ये हैव आपका हेल्थ बताती है, तो याद रखना तब ये है जो होती है हैव आपकी इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती है। किस टेंस में यूज की जाती है? इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती है। समझ रहे मेरी बात को? जैसे कि मैंने लिखने की कोशिश की, आई हैव 3 सिस्टर्स, आई हैव 3 सिस्टर्स। ठीक है, अगर ये सेंटेंस मेरा सही है, मैंने कहा, अब यहाँ पोजीशन बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? पोजीशन बताया जा रहा है कि मेरी 3 बहनें हैं। अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता, आई एम हैविंग 3 सिस्टर्स, आई एम हैविंग 3 सिस्टर्स, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता। क्या हो जाता? गलत हो जाता। ठीक है, क्यों हो जाता? क्योंकि जब हम इसको पोजीशन बताते हैं तो इसे हम क्या मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। ठीक, अगर मैं ऐसे ही एक सेंटेंस और लिखता हूं, ठीक, मैंने लिखा, क्या लिखा? देखो यहाँ पोजीशन बता दी। यहाँ पर एक्चुअली क्या, ये पोजीशन, क्या मैं इसे रिलेशन कहना चाहूँगा तो बेटा ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या कहना चाहूँ इसे? रिलेशन। अब मैं एक पोजीशन का एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आई, या जैसे यू हैव अ बिग हाउस, यू हैव अ बिग हाउस। अब हम बात करें यहाँ पर हैव, ये जो हैव है, फिलहाल ये जो हैव है यहाँ पर, ये पोजीशन बता रही है। क्या बता रही है? पोजीशन बता के चल रही है, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे पास क्या है? एक बड़ा हाउस है। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता, यू आर हैविंग अ बिग हाउस, तो ये गलत हो जाता। क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो इसे याद रखें, हमें यू आर हैविंग अ बिग हाउस नहीं लिखना, हमें लिखना है यू हैव अ बिग हाउस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पोजीशन बता रहा है। अब बात करें रिलेशन की। किसकी बात करें? रिलेशन की। जब हम रिलेशन हमने बता दिया, पोजीशन बता दिया, बात करें हम किसकी? हेल्थ की। तो हेल्थ में भी हम इसका यूज करते हैं, तो वो इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, मेन वर्ब की तरह करते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा, मैं इधर लिखने की कोशिश करूँगा, देखो ध्यान से। अब मैंने लिखा, आई एम हैविंग अ हेडेक, या फिर मैंने एक सेंटेंस ऐसे लिखा, आई हैव अ हेडेक। अब देखो, ये 2 सेंटेंस मैंने यहाँ लिखे, आई एम हैविंग अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक, आई एम हैविंग अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। देखो अब ये है ना, अब हेडेक की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हेल्थ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हेल्थ की बात कर रहे हैं। जब इसे एज ए हेल्थ यूज किया जाता है तो ये हमेशा किस में यूज होती है? इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। तो मेरे दोस्त, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, आई हैव अ हेडेक। तो याद रखें, हैव का जब हम यूज करते हैं, ठीक है, पर रिलेशन, पोजीशन और हेल्थ बताने के लिए, तो इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। लेकिन पहले आप इसको, मैं आगे दूसरे पॉइंट पर चलता हूँ। अब दूसरे पॉइंट पर मैं चलता हूँ और मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि जब हम हैव को, किसको? जब हम हैव को ईटिंग के सेंस में, या फिर ड्रिंकिंग के सेंस में, या फिर इंजॉय के सेंस में यूज करते हैं। जब हम हैव से मीनिंग लेते हैं ईटिंग का, या ड्रिंकिंग का, या इंजॉइंग का, समझ रहे मेरी बात को भाई? जब हम हैव से ईटिंग, ड्रिंकिंग और इंजॉइंग का सेंस लेते हैं तो इसे हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज कर लेते हैं। किस में यूज कर लेते हैं? कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज कर लेते हैं। जैसे जैसे मैंने लिखने की कोशिश की, हाँ, आई एम हैविंग, या मैंने लिखा आई वॉज हैविंग
ब्रेकफास्ट या लंच, या फिर एक सेंटेंस मैंने ये लिखा आई हैड लंच। अब देखो, अब लंच, अब हम बात करें यहाँ पर सेंस निकाल, लंच को तो हम क्या करेंगे भाई, ईटिंग से रिलेटेड हो गया ये। तो अगर ईटिंग से रिलेटेड है तो आई वॉज हैविंग लंच या आई हैड लंच, इसमें कौन सा ठीक होगा? ठीक है, तो क्या ठीक होगा, आई वॉज हैविंग, क्या आई वॉज हैविंग लंच, ये गलत हो जाएगा हमारा। आई हैड लंच, आई हैड लंच क्या था, तो आई वॉज हैविंग लंच। तो यहाँ ईटिंग का सेंस आ रहा है, ड्रिंकिंग का भी सेंस हो सकता है, इंजॉइंग का भी सेंस हो सकता है। समझ रहे मेरी बात को? चलो एक सेंटेंस और लिखेंगे तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी आपकी। चलिए, आई हैव या हैविंग, हाँ ये इधर से हटा देता हूँ तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। पहले ये चीज़ आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा। एक सेंटेंस लिखा मैंने, द गेस्ट हैव कप्स ऑफ टी, कप्स ऑफ टी। अब ये देख, दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने, द गेस्ट आर हैविंग कप्स ऑफ टी। तो बताओ इसमें कौन सा सही होगा भाई? अब अपने आप सोच लो, कप्स ऑफ टी की बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ड्रिंकिंग की बात कर रहे हैं, पीने की बात कर रहे हैं, टेकिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टेकिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अगर हम ड्रिंकिंग की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस हैव को हम कैसे यूज करेंगे? कंटिन्यूस फॉर्म में यूज करेंगे। तो ये गलत हो जाएगा मेरा, और ये मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। समझ रही मेरी बात को? तो इस हैव को अच्छे तरीके से याद रखना। जब हम इसको यूज़ करते हैं, जब ये इसको हम ईटिंग, ड्रिंकिंग, इंजॉइंग के रूप में यूज़ करते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज हो जाता है, और जब हम इसको रिलेशन, पोजीशन, हेल्थ बताते हैं तो इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं हैव का। आई होप इसकी क्लास खत्म हो गई होगी, आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक का और क्रिया समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने समझ ली, कंटेन, कंप्राइज, कंसिस्ट, इस तरीके की क्रिया होती हैं, इनको भी आईएनजी फॉर्म। तो कुछ क्रिया मैं समझता हूँ, आप उनको मैंने लिखी नहीं, उन्हें लिख देता हूँ। ऐसे जैसे मैंने कुछ क्रिया लिखी, वांट है, या फिर विश है, या फिर नो है, या फिर लाइक है, या फिर मीन है, ठीक है, या फिर रिजेम्बल है। वांट, विश, नो, लाइक, मीन, रिजेम्बल, कंटेन, कंसिस्ट। ठीक, वांट, विश, नो, लाइक, मीन, रिजेम्बल, कंटेन, कंसिस्ट। इनका भी यूज हम बेटा सुने आप सभी, इनका भी यूज हम किस में नहीं करते? कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं करते। एक क्रिया और होती है हियर, ठीक है, इसे समझेंगे बहुत अच्छे से। हियर हम इसे लिख लेते हैं, इसमें भी ले लेते हैं इसको, हियर को, एटसेट्रा। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं ऐसे तो, कंसिस्ट वगैरह में, कंसिस्ट हो गया, कंटेन हो गया, ठीक है। और भी क्रियाएं, मीन, एक बहुत प्यारी क्रिया है मीन, मीन लिख दी मैंने, चलो कोई नहीं। मीन के बाद में कंसीडर, अपीयर, रिजेम्बल, कंटेन, कंसिस्ट, वांट हो गया आपका, बिलोंग हो गया आपका, फिर क्या चाहिए आपको? बहुत सारी क्रियाएं मैंने आपको बता दी, नीचे सेंटेंस आ जाते हैं। अब जैसे मैंने लिखा, आई एम वांटिंग यू, आई एम वांटिंग यू। एक दूसरा सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा, आई वॉज नोइंग, आई वॉज नोइंग द सीक्रेट, आई वॉज नोइंग द सीक्रेट। या मैंने एक तीसरा सेंटेंस लिखा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर लाइकिंग
चिल्ड्रन आर लाइकिंग स्वीट्स। ठीक है, या एक मैंने एक अगला सेंटेंस और लिखा, आई हियर या आई एम हियरिंग नॉइज। आई एम हियरिंग नॉइज। तो ये चीज़ें आप इन सेंटेंसेस को ज़रा सही करने की कोशिश करें आप लोग। करें आई एम हियरिंग नॉइज। अब देखो आई एम वांटिंग यू सही कर लो। वांट कौन सी क्रिया आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगी, इनको हम आईएनजी में यूज नहीं करते, कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करते, ही मैंने आपको बता दिया है। तो आई एम वांटिंग यू गलत हो गया, आई वांट यू हो जाएगा। मैंने लिखा आई वॉज नोइंग द सीक्रेट, गलत हो गया। अब देखो वॉज पास्ट का है तो पास्ट में रखना, तो आई हो जाएगा आई न्यू, KNEW न्यू, आई न्यू द सीक्रेट। चिल्ड्रन आर लाइकिंग स्वीट्स, आर लाइकिंग हटा दो, चिल्ड्रन लाइक, ठीक है, स्वीट्स। आई एम हियरिंग नॉइज, हियरिंग है आई हियर द नॉइज, ठीक है, यहाँ दावा लगा लेना, ठीक है। तो आई हियर द नॉइज। तो आई होप आप समझ गए होंगे इन क्रियाओं का बड़ा रोल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ज़्यादा, CDS NDA और इवन मैं यहाँ तक कहूँ कि स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी काफ़ी इनको पूछ लिया जाता है। हर तरीके के एग्जाम्स में ये पूछ ली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट हियर का और देख लेते हैं भाई। किसका? हियर। हियर को भी पूछ लिया जाता है कई बार, हियर से भी, जैसे हियर, ये जो वर्ड है हियर, इसका हम देखो इंडेफिनिट में भी करते हैं और कॉन्टिन्यूस दोनों में कर लेते हैं। लेकिन इंडेफिनिट में जब हम करते हैं तो इसका मतलब होता है सुनाई पड़ना। सुनाई पड़ना, इसका मीनिंग क्या होता है? सुनाई पड़ना। कोई चीज़ है जो आपको सुनाई पड़ रही है, आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई साउंड सुनाई पड़ रहा है, और जब वो कंटिन्यूस को जब हम यूज़ करते हैं तो इसका जो सेंस होता है वो सुनवाई करना होता है। क्या होता है? सुनवाई करना, यानी ये जज से रिलेटेड वर्ड हो जाता है फिर। ठीक समझ रहे हैं आप? आइए समझते हैं इस चीज़ को। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, द जज हियर्स या इज हियरिंग, द जज हियर्स या इज हियरिंग, ठीक है, द आर्गूमेंट्स, ठीक है, द आर्गूमेंट। अब देखो, अब बात जज की आ रही है, जज तो सुनवाई करेगा भाई। जज कोई चीज़ क्या है एक्चुअली, जब जज जब वो हियर करेगा, जज जो करता है वो सुनवाई करता है। जो आर्गूमेंट कहते हैं, बहस जो चलती है, तर्क वितर्क, तो तर्क वितर्क को वो सुनेगा, एक्टिव होगा, तो इसमें ये एक्टिव होगा, इसीलिए इसे हम इसे हियरिंग करके चलेंगे, हियर्स नहीं आएगा। वही बात हो जाती कि जैसे मैंने कहा आई एम हियरिंग, अभी सेंटेंस में लिखा ही है फिर भी बता देता हूँ, आई एम हियरिंग, ठीक है, आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइस। ठीक, अब हमें पता है कि यहाँ पर सेंस सुनवाई, कोई शोर सराहट है, वो मुझे सुनवाई पड़ रहा है, सुनाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि मैं उसे सुन रहा हूँ, तो यहाँ पर सुनाई पड़ने का सेंस है, इसलिए आई एम हियरिंग हटा करके आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइज हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए बात समझ में आ गई, तो यहाँ पर इस तरीके से मीन का भी एक सेंटेंस देख लेते हैं, बहुत प्यारा वर्ड है मीन। मीन का मतलब होता है अर्थ होना किसी चीज़ का। क्या होता है? जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, व्हाट आर यू मीनिंग, व्हाट आर यू मीनिंग। अब ये सेंटेंस मैंने लिखा व्हाट आर यू मीनिंग। अब देखो समझो स्टूडेंट्स, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा व्हाट डू यू मीन। तो देखो इसमें ये सेंटेंस जो मैंने लिखा व्हाट आर यू मीनिंग, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मीनिंग को इसको कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखते, सही क्या हो जाएगा? व्हाट डू यू मीन। याद रखना, तो मीन का भी यूज हम इस क्रिया का मीन का
इसका भी जो मतलब यूज हम इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। आई होप ये बात आपके समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। ओके, चलिए ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो आगे बढ़ लेते हैं और कुछ चीज़ों को और समझते हैं। आइए दोस्तों, इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूस टेंस इनको हम ठीक से समझ पाए, इनके बीच डिफरेंस, इनसे आने वाली प्रॉब्लम्स हमने ठीक से समझी। अब समझते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर को समझते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर के, पास्ट इंडेफिनिट को लेकर के भी प्रॉब्लम एग्जाम्स में दी जाती है भाई। कैसे एग्जाम्स में प्रॉब्लम दी जाती है समझो। अब प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हम कब करते हैं पहले ये समझते हैं। तो परफेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट का मतलब है कोई काम पूरा हो गया, ठीक है, कोई काम कंप्लीट हो गया। लेकिन अब और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, इसे हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को हम क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, याद रखना। इसका मतलब होता है कोई एक्शन बीते हुए समय में वो पूरा हो गया, लेकिन दोनों ही कंडीशन में कोई भी एक्शन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो याद रखना ये अभी अभी एक्शन पूरा हुआ है या पहले भी हो चुका है, तो उसका प्रभाव अब तक है। ठीक है, तो इस प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, कंप्लीट एक्शन होता है, कंप्लीट एक्शन होता है जो इफेक्टेड होता है। ठीक है, कंप्लीट एक्शन इफेक्टेड, प्रेजेंट तक इफेक्टेड होता है। ठीक है, इफेक्टेड होता है प्रेजेंट तक। ठीक है, प्रेजेंट में भी इफेक्टेड होता है, याद रखना। अच्छा, यहाँ पर ये इफेक्टेड नहीं होता, यहाँ पर ये हो चुका होता है, पास्ट में ही हो चुका होता है। तो आइए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की और चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक, तो इसको लेकर के, प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर के एक पॉइंट समझ लेते हैं। ये क्या बता के चलता है, कंप्लीटनेस, यानी रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस बताता है। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जो एक्शन अभी अभी पूरे हुए हैं, ठीक है, उनको प्रेजेंट परफेक्ट के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। समझ रहे मेरी बात को, किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के द्वारा। इसके कुछ वर्ड्स मैं आपको दे देता हूं। जैसे कि अगर हम वर्ड्स की बात करें तो ऑफ लेट हो गया, या फिर इसके बाद में बाय नाउ हो गया, या टिल नाउ हो गया, या अप टिल नाउ हो गया। ठीक है, या फिर रिसेंटली हो गया, या फिर लेटली हो गया। ठीक, ऑफ लेट, बाय नाउ, टिल नाउ, अप टिल नाउ, रिसेंटली, लेटली, येट हो गया, एज येट हो गया। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, अगर ये वर्ड्स आपको कहीं भी दिखाई पड़ते हैं तो यूज परफेक्ट टेंस, यानी आपको परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। किसका यूज करना है, परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई मेट हिम बाय नाउ, आई मेट हिम बाय नाउ। अब देखो स्टूडेंट समझो, मैं लिखा आई मेट हिम बाय नाउ। अब देखो बाय नाउ ये फ्रेज आ रही है, ये टाइम की फ्रेज है, इसका मतलब होता है बाय नाउ यानी अभी अभी। तो इसका मतलब अभी अभी होता है, तो ये इफेक्ट प्रेजेंट पर डाल रहा है, प्रेजेंट पर डाल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। तो हमें इसी की वजह से यहाँ लिखना पड़ेगा आई हैव मेट हिम बाय नाउ। तो दोस्तों आज मैंने आपको इतनी बातें बताई, कल हम, ठीक है, जारी रखेंगे प्रेजेंट के परफेक्ट के जो भी टेंसेज, परफेक्ट टेंस के बारे में और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, कि क्या क्या और प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, रखी जाती हैं, कैसे सेंटेंसेज इनसे बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस इनसे बनते हैं। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर यार सेशन पसंद आता है
तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें, अपनी राय दिया करें। ठीक है, मिलते हैं कल इसी वक्त का मतलब इसी वक्त हाँ वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री राम।